आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम। ईजी ये इसलिए है क्योंकि हिंदी में भी एग्जैक्ट मीनिंग वाला एक मुहावरा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। आपको पहले से पता होगा तो खैर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कौन सा मुहावरा है वो, पर गेस करने की कोशिश करिए। द thief was caught red-handed stealing the purse. He was caught red-handed cheating in the test. तो caught red-handed का मतलब सीधा सीधा है रंगे हाथों पकड़े जाना। रंगे हाथों पकड़े जाना। अब रंगे हाथों पकड़े जाना हम कब कहते हैं? caught in the act of doing something wrong. In the act, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन दी एक्ट, जब की जा रही हो चीज तब पकड़ा जाए इंसान। अब चोर चोरी करके भाग गया और आपने उसको पकड़ लिया बाद में, तो वो रंगे हाथों पकड़े जाना नहीं है। चोर चोरी कर रहा है, जब पर्स चुरा रहा है, तिजोरी खोले बैठा हुआ है और पुलिस पहुंच जाए या कोई पहुंच जाए, वो है रंगे हाथों पकड़े जाना। मतलब इन द एक्ट। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड चीटिंग इन द टेस्ट, मतलब कोई एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, किसी ने चीटिंग करी, कॉपी करी अपने पड़ोसी की किताब पूरी पूरी, और बाद में चेकिंग के टाइम पे मान लीजिए वो देखें उसके जो एग्जामिनर की, यार ये तो गलत सेम लग रहा है, तो ये रंगे हाथों पकड़े जाना नहीं है। रंगे हाथों पकड़े जाना ये वहाँ चीटिंग चल रही है, उनकी कॉपी उनके पास है, पड़ोसी को उसने कॉपी दे दी लिखने के लिए, तब पकड़ा गया, अच्छा आपकी कॉपी यहाँ है। रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। ओरिजिन इसका कहते हैं 15th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के में इसकी रूट्स हैं, और कहा जाता है कि मर्डर के बाद कोई कातिल भागा और उसके हाथ में ब्लड के निशान मिले, रंगे हाथों, कॉट रेड हैंडेड मतलब लाल हाथ, विच इज़ काइंड ऑफ एन एविडेंस, एक सबूत की तरीके से इस्तेमाल किया गया कि इनके हाथ में, उस समय तो इतनी फॉरेंसिक जांच होती नहीं थी, तो दिस वाज अ मेजर एविडेंस इन दोज डेज कि भैया इनको तो रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एक स्टोरी इसके पीछे की ये भी है। तो एनीवे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो जब जो गलत काम है ये किया जा रहा है उसी समय पकड़ा जाए इंसान, रंगे हाथों पकड़े जाना, उसको कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। सिंपल टू अंडरस्टैंड। कोई अगर डाउट बना रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर। आइए जानते हैं इस प्यारे से इडियम के बारे में। बहुत इस्तेमाल होता है, नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज़ करते हैं, कई बार जनरली जो लर्नर्स हैं वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब जैसा आपको इडियम्स के बारे में पता है कि वो मीन नहीं करते जो ये वर्ड्स में लिखे होते हैं। तो हम अगर ये कहें कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि गेटिंग माई कार रिपेयर्ड विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, लिटरली इसका सेंस कुछ ये निकल रहा है कि मुझे अगर अपनी कार को रिपेयर कराना है तो मुझे कीमत एक हाथ और एक पैर से चुकानी होगी। कुछ सेंस नहीं बनता, तो इडियम्स का लिटरली सेंस नहीं बनता है जनरली। आइए देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या मतलब है और कैसे आप यूज़ करें। आपको पता भी होगा, लेकिन एक ईजी तरीका है, कोई स्टोरी एसोसिएट कर लें इससे। तो जो पीछे की इसकी स्टोरी अक्सर बताई जाती है वो ये है कि पुराने समय में कुछ जगहों पे पेंटिंग बनाने के लिए पेंटर्स पैसे लिया करते थे। तो मान लीजिए आपको आपकी पेंटिंग बनानी है उन्हें, तो आप गए उनके पास कि भाई साहब मेरी पेंटिंग बना दीजिए। तो वो कहेंगे ठीक है आपका, और मैं पेंटिंग नहीं बनाने जा रहा हूँ आपका उन्होंने मान लीजिए चेहरा बना दिया, ये बहुत ही हंसता हुआ आपका एक बढ़िया सा चेहरा उन्होंने बना दिया। अब आपने कहा भाई केवल चेहरा मत बनाओ यार, हम बैठे हुए हैं, पूरा इंसान है हम साबुत, तो आप पूरा बनाओ। तो वो हाथ पैर बनाने के एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि आपका चेहरा बना दिया हमने, काफ़ी है। हाथ पैर अगर आपको बनवाने हैं तो इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वो आपको हाथ और पैर बनाने के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो भाई अब एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसका मतलब भी है वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। तो जब हम ये कह रहे हैं गेटिंग माई कार रिपेयर्ड विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब
इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर मी, ये काफ़ी महंगा पड़ेगा मुझे ये करना, जो रिपेयर हो सकता है गाड़ी बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गई हो, पंचर से ऊपर की बात लग रही है ये, तो जो रिपेयर वर्क लगेगा इसमें इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो स्टोरी उसके पीछे की है भैया कि इन महाशय के अगर आपको हाथ पैर बनाने केवल चेहरे के अलावा, तो उस हाथ पैर को बनाने के पेंटर को अपनी स्किल और यूज़ करनी है, तो उनको वो भी बनाएंगे हंसते हुए, तो आप बनाएंगे ही, आपके बाकी हाथ और पैर भी बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे इसके तो कोई पैसे नहीं खास देगा, लेकिन हाथ पैर के साथ एक पूरे इंसान को बनाने के लिए ऑब्वियसली एक अलग स्किल चाहिए, ज़्यादा मेहनत लगेगी, उस मेहनत के ज़्यादा पैसे लगेंगे तो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब है जब काफ़ी महंगी चीज़ पड़े, कोई महंगा सौदा पड़े, एक्सपेंसिव हो। गेटिंग माई कार रिपेयर्ड विल कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, महंगी पड़ेगी रिपेयर कराने कार। तो आई होप दिस डिस्कशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दिस इडियम वेल। कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। इसके अलावा आपको कोई जाननी हो चीज़ वो भी मुझे बताइए। आई होप इट हेल्प्स। आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ में एक बहुत ही प्यारे इडियम को जोड़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर इडियम है और इसके पीछे की स्टोरी शायद आप सबको पता होगी। इडियम है क्राइंग वुल्फ। अब ये क्राइंग वुल्फ की कहानी क्या है इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन जैसा इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आपको पता है कि क्राइंग वुल्फ, अगर यहाँ पे आप भेड़िया या चिल्लाना या रोना ऐसा सोचेंगे तो आप शायद इसके रियल मीनिंग तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जैसा अक्सर इडियम्स के साथ होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है वो उसका एक्चुअल सेंस नहीं है। एक सेंटेंस देखते हैं और फिर छोटी सी कहानी है, आपने सुनी होगी सबने, उसको भी देखेंगे। He kept crying wolf about being sick, so no one believed him when he really was. अब आप सबने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी बचपन में शायद, कि एक चरवाहा था, अपनी भेड़ें चराने जाता था और ऐसे ही मजाक मजाक में कई बार लोगों से कहता था भेड़िया आया, और कोई भी भेड़िया नहीं आता था, तो वो सोचता था कि जब मैं कहूँगा तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भेड़िया आया तो उसको लगता होगा मेरी भेड़ियों को खा रहा है तो मेरी मदद करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। जब वो सब आ जाते थे दौड़ के, तब आज के ज़माने का प्रैंक होता है जैसे, वो करता रहता था। तो एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार उसने कहा भेड़िया आया। ऑब्वियसली लोग आए फिर से मदद करने, लेकिन देखा उसने वो हंस रहा है, कोई भेड़िया नहीं आया। जब लास्ट में भेड़िया एक्चुअली आ जाता है, उसको भेड़ों को खा रहा होता है, तब इन भाई साहब की मदद करने कोई नहीं आता, क्योंकि सबको लगता है ये मजाक कर रहा है। तो क्राइंग वुल्फ का मतलब ये है टू रिपीटेडली, बार बार, क्राई, टू रिपीटेडली लाई अबाउट समथिंग, झूठ बोलना अबाउट समथिंग, causing others to stop believing when a real issue arises. मतलब to repeatedly lie about something, बार बार किसी चीज को लेके झूठ बोलना, टू रिपीटली लाई अबाउट समथिंग, कॉजिंग अदर्स, इसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो विश्वास करना छोड़ देते हैं और मदद करने नहीं आते हैं जब एक्चुअल रियल इशू होता है, जब वाकई मदद की जरूरत होती है। होता भी है अक्सर। तो ही केप्ट क्राइंग वुल्फ अबाउट बीइंग सिक, मतलब केप्ट क्राइंग वुल्फ का मतलब ही वाज लाइंग अबाउट इट, वो झूठ बोलता रहा कि मैं बीमार हूं, बीमार वो था नहीं। बट जब एक्चुअली वो बीमार हुआ, नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही रियली वॉज, जब वो एक्चुअली बीमार हुआ किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, लोगों को लगा झूठ बोल रहा होगा यार। तो इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इट शुड बी रिपीटेडली डन। क्राइंग वुल्फ का मतलब ये नहीं कि एक बार किसी ने झूठ बोल दिया, रिपीटेडली कोई बात कही जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उस इंसान पे विश्वास होना बंद हो जाता है, और जब उसको रियली किसी चीज की जरूरत पड़ती है लोग मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि ये वो सोच रहे होते हैं कि इस बार भी ये झूठ बोल रहा है। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम है। अपनी वोकैबुलरी में इसको इंट्रोड्यूस करिए। कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर। आइए इस वीडियो में जानते हैं
एक इडियम के बारे में उसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी देखेंगे और उसका मीनिंग को समझेंगे और उसको कैसे यूज़ किया जाता है ये समझेंगे। इडियम है स्पिल द बीन्स। अब इडियम्स को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसके पीछे की स्टोरी जानें, या तो स्टोरी जानते हो तो समझें, नहीं जानते हो तो कई लोग उसके पीछे कोई एक स्टोरी बना लेते हैं। इडियम्स जो हैं वो लिटरली कुछ मीन नहीं करते। अगर आप इसको देखें, स्पिल द बीन्स मतलब कुछ बीन्स गिरा दी गई, स्पिल मतलब होता है गिर जाना, तो कोई स्पिल द बीन्स, कहीं अगर बीन्स गिर जाएं, अब इससे आपको क्या समझ में आएगा? तो इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर आप इडियम्स के तौर पे देखें, जैसे हम लोग मुहावरे होते हैं हमारे हिंदी में, तो हम मुहावरों का कोई लिटरल, अगर हम कोई कहें आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये है कि अगर आपको कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन हो जाए आपका, तो आप कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन अगर हम किसी को जो हिंदी नहीं जानता है उसको हम बोलें आम के आम गुठलियों के दाम और उसको लिटरली वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। तो इडियम्स वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होते हैं उनके, तो उसके लिए उसकी स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी, एक स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है स्पिल द बीन्स के लिए। तो स्पिल द बीन्स के पीछे की एक स्टोरी एंशिएंट ग्रीस में जाती है, जहां वोटिंग के लिए बीन्स का इस्तेमाल होता था। तो आप ये सोचिए कि एक जार है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, एक ओपेक जार है, इसमें लोग आके वोटिंग करते थे बीन्स डाल डाल के। तो वो बीन्स वाइट भी हो सकती थी, ब्लैक भी हो सकती थी। तो लोगों ने मान लीजिए बीन्स डाली, ऐसे वो बीन्स डाल रहे हैं, आके अपना वोट दे रहे हैं। अब ये जार मान लीजिए भर गया, लेकिन हुआ क्या कि ये वाइट और ब्लैक बीन्स डाल डाल के वोटिंग तो हो गई, लेकिन जार किसी से अगर गिर गया तो सारी बीन्स फैल गई, वाइट और ब्लैक सब फैल जाएंगी। और जो बीन्स को देख के लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि वोटिंग का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है। तो वो चीज जो पता नहीं चलनी थी इस समय, वो पता चल गई। तो सीक्रेट जो था, वो जो पता नहीं चलना चाहिए था, वो पता चल गया। तो इसका मतलब यह है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली। मतलब जो चीज जिस समय पता नहीं चलनी चाहिए थी, एक सीक्रेट रहनी चाहिए थी, वो पता चल गई, उसके लिए हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। कई लोग इसको आजकल इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगे हैं कि एक सीक्रेट को बता देना, बट सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली इज व्हाट एग्जैक्टली स्पिल द बीन्स मीन्स। आइए देखें एक सेंटेंस, आई कांट बिलीव यू स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। मतलब किसी ने किसी को कोई सरप्राइज पार्टी देने का प्लान बनाया होगा, लेकिन कोई महाशय आके उन्होंने बता दिया, सीक्रेट बता दिया कि भाई ये सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो अब वो सीक्रेट नहीं रह गया, जो कि एक सीक्रेट होना चाहिए था, जो एक सरप्राइज पार्टी के समय पता चलना चाहिए था, वो पहले ही पता चल गया। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि रिजल्ट जो था, वोटिंग का नतीजा, ये बीन्स गिर गई, जार किसी ने गिरा दिया, किसी से गिर गया और ये बीन्स गिर गई, तो पहले ही लोगों ने देखा अरे भाई वाइट तो ज़्यादा है, तो ये रिजल्ट है इसका। तो एक स्टोरी बड़ी पॉपुलर है, सच है या नहीं ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक पॉपुलर स्टोरी है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इडियम है स्पिल द बीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली। तो आप इसका इस्तेमाल करें, काफ़ी पॉपुलर इडियम भी है और नेटिव्स काफ़ी यूज़ करते हैं इसका। तो कोई कन्फ्यूजन हो आपको इस पर, कहीं कोई डाउट हो, इडियम्स अपनी वोकैबलरी में लाइए, फ्लुएंसी बढ़ाता है। आप यूज़ करें या ना करें, आपको कई बार रीडिंग मटेरियल में मिल जाएगा। तो अगर आप रीडिंग मटेरियल में पढ़ रहे हैं और आपके सामने इडियम्स आएंगे और आप अवेयर नहीं हैं, कई नेटिव स्पीकर्स कुछ बोल रहे हैं ऐसा जो एक इडियमैटिक लैंग्वेज है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात हो रही है, तो इस वजह से इडियम्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंसी लाएगा। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।